हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिमिनरी सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। या टेस्ट नंबर आपका 90 है। 89 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीसीएस, झारखंड पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता के संबंध में गलत युग बताइए। लखनऊ बेगम हजरत महल, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, इलाहाबाद खान बहादुर खां, कानपुर नाना साहब। देखिए, जो 1857 की क्रांति थी उसमें उत्तर प्रदेश में कुछ डिस्ट्रिक्ट में किसने नेतृत्व किया था उसका बताना है गलत संबंध। ठीक है, इसमें 3 सही है और 1 गलत है। देखिए, लखनऊ था जो, तो यहाँ पे 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो बेगम हजरत महल थे। फैजाबाद का मौलवी अहमदुल्ला थे। इलाहाबाद का जो है कि मौलवी लियाकत अली थे। ठीक है, जिन्होंने इलाहाबाद से 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था, वो थे मौलवी लियाकत अली। और खान बहादुर खां की अगर हम बात करें तो ये बरेली से नेतृत्व किया था इन्होंने। कानपुर से नाना साहब ने किया था। तो इसमें गलत पूछा जा रहा है, तो गलत कौन सा है आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया। जयप्रकाश नारायण, अशफाक उल्ला खां, अरुणा असफ अली, उषा मेहता। पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था। तो ये किए थे किसने, तो ये उषा मेहता के द्वारा किया गया था। देखिए, उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने सहयोगियों के साथ मुंबई में 14 अगस्त 1942 को खुफिया कांग्रेस रेडियो का प्रारंभ किया था। और इस खुफिया रेडियो को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे कई प्रमुख नेताओं ने सहयोग भी प्रदान किया था। साइटोकाइनिन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह हार्मोन्स आरएनए और प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। दूसरा कि यह ऑक्सीन के साथ मिलकर के कार्य करता है। बात की जा रही है साइटोकाइनिन के संबंध में। देखिए, ये जो हार्मोन्स है ना, वो आरएनए और प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। बिल्कुल सही है कि साइटोकाइनिन जो है कि आरएनए और प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है और यह ऑक्सीन के साथ मिलकर के कार्य करता है। तो ये भी सही है और पहला भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन्स पौधों के कलियों तथा बीजों के अंकुरण को रोकता है। यह पौधों में पुष्पन को भी रोकता है। एब्सिसिक एसिड, ऑक्सीन, जिबेरिन, एथिलीन। पूछा जा रहा है कि कौन सा पादप हार्मोन्स है जो कि पौधों में कलियों तथा बीजों के अंकुरण को रोकता है और पौधों में जो पुष्पन होता है उसको भी रोकता है। तो कौन सा पादप हार्मोन्स है, तो वो है आपका एब्सिसिक एसिड। ए ऑप्शन आपका सही है। अगर हम ऑक्सीन की बात करें तो ये पौधों में पुष्पन को प्रेरित करता है। जिब्रेलिन की अगर हम बात करें तो ये पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है और एथिलीन जो है कि पौधों को पकाने में सहायक होता है। असत्य कथन की पहचान कीजिए। समसूत्री विभाजन वृद्धि, मरम्मत आदि के लिए आवश्यक होता है। जवानी के लिए एजिंग जीन जिम्मेदार होता है। गल्जिकाय का मुख्य कार्य कोशिका द्रव्य, संश्लेषित प्रोटीन एवं वसा का पैकेजिंग करना है और गल्जिकाय को कोशिकाओं के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहा जाता है। इसमें देखिए, आपको असत्य कथन बताना है। समसूत्री विभाजन वृद्धि, मरम्मत आदि के लिए आवश्यक होता है। समसूत्री विभाजन, ठीक है। जो जवानी के लिए एजिंग जीन जिम्मेदार होता है। देखिए, एजिंग जीन जो है ना, ये आपके बुढ़ापे के लिए जिम्मेदार होता है, जवानी के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। तो ये हो जाएगा आपका गलत।
गालजिकाए का मुख्य कार्य जो है कि कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन एवं वसा को पैकेजिंग करना होता है, इसका मुख्य कार्य गालजिकाए का। और गालजिकाए को कोशिका के अणुओं का क्या बोला जाता है? ट्रैफिक कंट्रोल भी कहा जाता है। तो ये भी आपका सही है। असत्य कौन सा है आपका? तो ये बी ऑप्शन की एजिंग जीन किसका जिम्मेदार होता है? तो वो बुढ़ापे के लिए जिम्मेदार होता है। पारा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पारा साधारण ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। पारे की क्विक सिल्वर नाम से भी जाना जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए, पारा जो साधारण ताप पे है, ये बताया जा रहा है कि ठोस अवस्था में रहता है। देखिए, अगर हम पारे की बात करें तो पारा प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में परंतु अल्प मात्रा में पाया जाता है। देखिए, पारे का जो सबसे महत्वपूर्ण अयस्क होता है वो क्या होता है? सीने बार होता है। और सीने बार से ही पारे का निष्कर्षण किया जाता है। और पारा जो होता है कि वो साधारण ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है? तो वो ठोस अवस्था में नहीं, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। पारे को क्विक सिल्वर नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही है कि पारे को क्विक सिल्वर के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये दूसरा सही है आपका, पहला क्या है? गलत है। तो इसमें हो जाएगा आपका केवल बी ऑप्शन। विशेष राज्यों एवं राज्य के दर्जा का गलत युग बताइए। मेघालय 1972, मिजोरम 1986 से 87, उत्तराखंड 2001, मणिपुर 1970। देखिए, जो राज्यों का जो दर्जा मिला है इनको किस ईयर में? मेघालय को राज्य का दर्जा कब मिला था? 1972 में मिला था। मिजोरम को 1986 से लेकर के 1987 के बीच मिला था। उत्तराखंड 2001 में बना था। और मणिपुर की अगर हम बात करें तो इसको जो है कि 1972 में हुआ था, इसको राज्य का दर्जा मिला था। तो आपका डी ऑप्शन क्या है? गलत है। टंगानिका झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। यह पूर्वी अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील है। पूछा जा रहा है टंगानिका झील के संबंध में। देखिए, ये जो कि पूर्वी अफ्रीका की ना दूसरी सबसे बड़ी झील है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि यह विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील है। देखिए, ये जो है ना, इसका क्षेत्रफल 4 देशों में बटा हुआ है। तंजानिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, बुरुंडी और जाम्बिया, इनमें जो है कि इसका बटा हुआ है इसका क्षेत्रफल। तो ये विश्व का सबसे लंबी मीठे पानी की झील है ये। ठीक है, तो ये भी सही है आपका। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसके विभिन्न जिलों और उनकी अवस्थिति के संबंध में निम्न युग्मों को सुमेलित कीजिए। देखिए, यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल तमिलनाडु, माहे केरल। देखिए, अगर हम बात करें पुदुचेरी की, ठीक है, तो पुदुचेरी जो है कि बंगाल की खाड़ी के पूर्व में स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है। और ये 4 जिलों से मिलकर के बना है। देखिए, जो मेन पुदुचेरी है वो जो है कि तमिलनाडु की सीमा में स्थित है, जो मेन पुदुचेरी है। यनम की अगर हम बात करें, ये वाला डिस्ट्रिक्ट, तो यनम जो है कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। कराईकल की हम बात करें तो कराईकल जो है कि ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और माहे जो है कि किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। तो बिल्कुल सही सुमेलित है जो भी दिया गया है। तो ये हो जाएगा 1, 2 और 3 सही सुमेलित है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कर सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट में कुछ दोआब का नाम दिया गया है और सूची सेकेंड में नदियों का नाम दिया गया है। देखिए, अगर हम बात करें दोआब की, दोआब होता क्या है? 2 नदियों के बीच के स्थान या भूभाग को हम क्या बोलते हैं? दोआब कहते हैं। ठीक है, तो जो विश्व दोआब है, वो जो है कि किन नदियों के बीच है? तो विश्व दोआब है आपका ब्यास और सतलज नदी के बीच में है। बारी दोआब की अगर हम बात करें तो बारी दोआब जो है कि ब्यास और रावी नदियों के बीच है। रेचना दोआब की अगर हम बात करें तो ये रावी और चिनाब नदी के बीच है। और चाज दोआब की बात करें तो ये आपका ये 2 पे है। ठीक है, ये जो है कि चिनाब एवं झेलम नदियों के बीच है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3142। 3142 कौन सा है? तो आपका ये सी ऑप्शन हो जाएगा। गुप्तकालीन संस्कृति के संबंध निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस गुप्त युग के विशिष्ट राजनीतिक नाटक है।
इस युग में तमिल भाषा का अत्यधिक विकास हुआ है। देखिए, गुप्तकालीन संस्कृति के संबंध में आपको बात करना है, इसमें से सही उत्तर बताना है। जो विशाख दत्त द्वारा कृत मुद्रा राक्षस है, ये गुप्त युग का ये विशिष्ट राजनीति क्या है? नाटक है। बिल्कुल सही है। इस युग में तमिल भाषा का अत्यधिक विकास हुआ। देखिए, गुप्त काल की अगर हम बात कर रहे हैं तो गुप्त काल में संस्कृत भाषा का अधिक विकास हुआ, न कि तमिल भाषा का। तो ये गलत हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ये हो जाएगा आपका केवल एक सही है। भारत के प्रमुख ज्वालामुखी व संबंधित क्षेत्र का गलत युग बताइए। धोसी हिल अरुणाचल प्रदेश, डेक्कन ट्रैम्प महाराष्ट्र, घिनोधर हिल्स गुजरात, बैरन द्वीप अंडमान द्वीप। पूछा जा रहा है कि जो प्रमुख ज्वालामुखी है उससे संबंधित क्षेत्र का गलत युग बताना है। जी कि धौसी हिल, जो धौसी हिल ज्वालामुखी है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ पे है? तो ये हरियाणा में है। डेक्कन ट्रैम्प ज्वालामुखी ये महाराष्ट्र में है। घिनोधर हिल्स ज्वालामुखी ये गुजरात में है और बैरन द्वीप अंडमान द्वीप समूह में है। तो इसमें पूछा जा रहा है गलत कौन सा है? तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रीय पोषण मिशन कब प्रारंभ किया गया? 8 मार्च 2016, 8 मार्च 2015, 8 मार्च 2017, 8 मार्च 2018। राष्ट्रीय पोषण मिशन ये कब प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया कब? 8 मार्च 2018 को। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, 8 मार्च 2018 को शुरू किया गया और यह मिशन जो है ना, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं उनके पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करने हेतु जो है कि भारत सरकार का ये प्रमुख कार्यक्रम है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम हिंदू प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, असम। देखिए, 2011 के जनगणना के हिसाब से सबसे कम हिंदू प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है कौन सा? वो मिजोरम है। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, मिजोरम में हिंदू प्रतिशतता कितनी है? तो 2.75% है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU का पूर्व नाम क्या था? सेंट्रल हिंदू कॉलेज, महामना मदन मोहन मालवीय हिंदू विश्वविद्यालय, आचार्य नरेंद्र देव हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी हिंदू शिक्षा केंद्र। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है उसका पहले नाम क्या था? तो उसका पहले नाम था सेंट्रल हिंदू कॉलेज। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक हैं एनी बेसेंट, उन्होंने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जिसे बाद में मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में उसे जो है कि BHU मतलब कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बदल दिया। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निर्वाचन आयोग की शक्तियों से संबंधित सत्य कथन बताइए। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो सिविल न्यायालय की शक्तियाँ धारण करता है। दूसरा है कि आयोग भारतीय भूभाग में किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है। आयोग के पास न्यायिक शक्तियाँ भी हैं जो निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा करता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग की, तो संविधान में इसका उल्लेख जो है कि अनुच्छेद 324 में किया गया है निर्वाचन आयोग के। देखिए, निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी अब कब? 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, तब से ये पिक्चर में है। देखिए, इसकी शक्तियाँ क्या क्या हैं? तो निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है, जो कि सिविल न्यायालय की शक्तियाँ धारण करता है। आयोग भारतीय भूभाग में किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है, ये भी आपका सही है। और आयोग के पास से न्यायिक शक्तियाँ भी हैं जो कि निर्वाचन संबंधी विवादों का ये निपटारा करती है। तो ये सारे सही है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन के उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। पथरा घाट विद्रोह कब हुआ था? जनवरी 1892 में, जनवरी 1894 में, जनवरी 1896 में, जनवरी 1898 में। पथरा घाट विद्रोह ये कब हुआ था? तो पथरा घाट विद्रोह हुआ था जनवरी 1894 में, मतलब कि 1894 में हुआ था। देखिए, ये विद्रोह जो है ना कि असम के किसान और ब्रिटिश सरकार के बीच ये विद्रोह हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। वेद एवं उनके उपवेद का गलत युग बताइए। ऋग्वेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्व वेद, सामवेद, गंधर्व वेद, यथर्वेद,
शिल्प वेद। इसमें वेदों का नाम दिया गया और उसके उपवेद का गलत युग्म बताना है आपको। देखिए ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, सही है। यजुर्वेद का गंधर्व वेद नहीं है। यजुर्वेद से संबंधित जो है कि उपवेद जो है कि धनुर्वेद है, ठीक है, जो कि युद्ध कला से संबंधित है, तो ये आपका गलत है। सामवेद से संबंधित उपवेद गंधर्व वेद है और यथुर्वेद से संबंधित उपवेद जो है कि शिल्प वेद है, तो इसमें गलत कौन सा है, तो ये बी वाला। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस, बेरी, किलोसिस, रतौंधी। देखिए विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस होता है। देखिए विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस तथा वयस्कों में कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमैलिशिया नामक रोग होता है। देखिए जो बच्चों में रिकेटस नामक रोग होता है उससे क्या होता है कि बच्चों के पैरों की हड्डियां जो है कि टेढ़ी हो जाती है, और जो वयस्कों में ऑस्टियोमैलिशिया नामक रोग जो होता है उसमें क्या होता है, वयस्कों की रीढ़ की हड्डियां जो है कि झुक जाती है और हड्डियों के टूटने की भी संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस योजना का प्रारंभ 13 जनवरी 2016 को किया गया था। इसका उद्देश्य है कि प्राकृतिक आपदा, कीटों और बीमारियों, प्रतिकूल मौसम की स्थिति में फसल खराब होने से किसानों की सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में बात की जा रही है। इसका प्रारंभ जो है कि कब किया गया था? तो 13 जनवरी 2016 को किया गया था। बिल्कुल सही है। इसका क्या उद्देश्य है कि जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना, या फिर कीटों का अटैक हो जाना, या कुछ बीमारियों की वजह से फसल नुकसान हो जाना, या फिर प्रतिकूल मौसम, ज़्यादा सर्दी पड़ जाने से, या फिर ज़्यादा बारिश हो जाने से क्या हो जाता है कि फसल खराब हो जाना, ठीक है। इन सब से जो है कि अगर ऐसा होता है तो किसानों को सुरक्षा प्रदान करता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन की 1 और 2 दोनों सही है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कल आप लोगों से, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना था कि निम्न में से किसने मानव के फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई, जिसे कूपिका कहते हैं, फैल जाती है, इसमें सूजन आ जाती है या फट जाती है, जिससे गैस विनिमय कम हो जाता है, जो कि कभी ना ठीक होने वाली विकृति है? श्वसनी शोथ, वातस्फीति, अस्थमा, फ्लूरिसी। ये पूछा जा रहा है कि मानव के फेफड़े की क्रियात्मक इकाई, जिसमें क्या होता है कि कूपिका, मतलब उसे कूपिका कहते हैं, और ये क्या हो जाती है, फैल जाती है, इसमें सूजन भी आ जाता है या फिर फट जाती है, जिससे क्या होता है, गैस विनिमय कम हो जाता है, जो कि कभी ठीक ना होने वाला ये विकृति है। तो ये है क्या? तो ये है आपका वातस्फीति। ये बी ऑप्शन आपका सही है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की? जी मेंडल, हेनरिक हर्टज, HD उरे, जोसेफ बर्नार्ड। किसने भारी पानी की खोज किया था, ये बताना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री GS पॉइंट। टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।